आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे ही आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बात करेंगे आज हम इनकी दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान की, गुंडे नंबर 1, जो कि आज पूरी दुनिया को धमकाते हुए घूम रहे हैं। हम बहुत बढ़िया तरीके से इनके बारे में जानेंगे और आखिरकार क्यों, कैसे व्लादिमीर पुतिन इतने ताकतवर बन गए। वन मैन आर्मी। क्या रशिया में लोग इनको पसंद करते हैं? पसंद तो करते हैं। देखिए, एक चीज आप याद रखिए, अगर लोग पसंद नहीं करेंगे ना तो इतने समय तक किसी लीडर का टिक पाना बहुत मुश्किल है। व्लादिमीर पुतिन का सबसे बड़ा डर यह है कि किसी दिन मुझे लोग उखाड़ ना फेंके, सत्ता मेरी उखाड़ ना दे। सबसे ज्यादा इस चीज से डरते हैं। एक बार क्या हुआ था कि इनके गांव में प्रॉब्लम हुई थी, कुछ थोड़ा तूफान उफान आया था और गांव की हालत बहुत खराब हो गई थी। तो एक लेडी ने इनसे अपील की व्लादिमीर पुतिन से। अगले दिन व्लादिमीर पुतिन ने रातों रात पूरे गांव के मकान बनवा दिए। ऐसा हिसाब किताब है। व्लादिमीर पुतिन की जो लोकप्रियता है ना, अगर आप देखोगे तो वो शहरों में भले इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन गांव में बहुत ज्यादा है। लोग इनको, इनके ऊपर जान छिड़कते हैं। यह हिसाब किताब है। एक तरफ इनका बड़ा हार्ड एटीट्यूड दिखता है, बहुत ही पब्लिकली बहुत एक्टिव रहते हैं, बहुत ज्यादा। डोनाल्ड ट्रंप तो ये बोल दिए थे कि मैंने पुतिन से बात की, आई टॉक्ड टू पुतिन एंड ही वाज वेरी नाइस टू मी। मैंने पुतिन से बात की और बहुत ही अच्छे थे वो। बात ये है कि बहुत ही चालाक इंसान है ये पब्लिकली ऐसे दिखाते कि इनसे बेहतर कोई नहीं है। ये जानवरों से इनका बहुत ज्यादा प्रेम है। कभी शेर के साथ खेलते हुए दिख जाएंगे, कभी घोड़े की सवारी करेंगे, कभी कुत्तों को प्यार करेंगे, और एक तरफ कहीं जूडो, भाई मार्शल आर्ट, जूडो में ब्लैक बेल्ट, सब कुछ आता है इनको, तो कहीं ये सब करेंगे। एक तरफ इनका बड़ा हार्ड एटीट्यूड दिखता है और एक तरफ बड़ा सॉफ्ट एटीट्यूड दिखता है। एक बार ये अपनी, इनके सहयोगी तो उनकी मौत में जब गए, इनको फ्यूनरल में शामिल हुए तो फपक फपक के रोए। तो इसीलिए बड़ी मिस्टीरियस पर्सनैलिटी है ये। लेकिन हम इनको थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करेंगे। काफी कुछ हम जानने वाले हैं आज इनके बारे में। तो व्लादिमीर, अरे पुतिन, व्लादिमीर बड़ा नाम है। इनफैक्ट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के भी राष्ट्रपति का नाम है, बड़ा फेवरेट नाम है। जैसे यहां पे नहीं, शुभम, राहुल, सौरभ, बहुत कॉमन नेम्स हैं, वैसे यहां पे भी 7 अक्टूबर 1952 लेनिनग्राड, जो आज सेंट पीटर्सबर्ग है, वहां पे इनका जन्म हुआ। जब ये जन्मे थे तो सोवियत की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। हम सोवियत के थोड़ा इतिहास देख लेते हैं। सोवियत के अगर इतिहास की बात करें दोस्तों, तो आपको पता ही है, इनको मॉडर्न जार भी बोला जाता है। जार जो वहां के राजा होते थे, इनके बहुत सारे मैंने लेक्चर्स बनाए हैं। 1917 में रशियन रेवोल्यूशन आता है और जार को, इतने सालों से जो राजा महाराजा का रूल चल रहा था, उखाड़ फेंक दिया जाता है। लेनिन जो है, लेनिन, व्लादिमीर लेनिन लगातार जार के खिलाफ काम कर रहे थे। बाहर रशिया में काम करते तो इनका काम तमाम। भाई अगर इतिहास देखो तो रशियन, भाई 4 बहुत बड़े दुनिया के एम्पायर थे। सबसे पहले था ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है, बहुत ही बड़ा। ये मॉडर्न की बात कर रहा हूं मैं, वो अब रोमन उमन पर्शियन उतनी पुराना में नहीं जा रहा हूं। दूसरा था फ्रेंच एम्पायर, दोनों के बीच में ही टसल चलती थी। तीसरा था ऑटोमन्स, है ना, और चौथा था रशियन एम्पायर। ये बहुत बड़ा एम्पायर था भाई, और जार रूल किया करते थे। तो अब 1917 में आया, 1917 में आया रशियन रेवोल्यूशन। रशिया में कम्युनिज्म आ गया। कार्ल मार्क्स 1885 में जब मरे तो बहुत ही दुखी होकर मरे। कम्युनिज्म, साम्यवाद, हम ये देखते हैं, रशिया पहला स्टेट बन गया। और रशियन रेवोल्यूशन एक ऐसा इवेंट था, 2 इवेंट ऐसे थे, एक फ्रेंच रेवोल्यूशन और एक रशियन रेवोल्यूशन, जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। भारत तक को यह एहसास हो गया, इतनी बड़ी सत्ता को उखाड़ फेंका जा सकता है। यह चीज थी। जैसे ही रशियन रेवोल्यूशन आया, हर जगह कम्युनिज्म फैलने लगा। भाई 1921 में चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी बन गई और 1949 में चाइना में कम्युनिज्म आ गया, ठीक है, हर जगह यह फैलने लगा। लेकिन दोस्तों 1925 तक तो लेनिन थे। 1920 से लेकर 25, इसी दौरान सोवियत संघ की स्थापना होती है। सोवियत संघ, रशिया प्लस 15 सोशलिस्ट रिपब्लिक। आज जो आप बगल में देखते हो ना, रोमानिया हो गया, यूक्रेन हो गया, लातविया हो गया, चेकोस्लोवाकिया, वो सब
रशिया के पार्ट थे, रशिया प्लस ये 15 रिपब्लिक्स, टोटल 16। तो सोवियत संघ, सोवियत यूनियन की स्थापना होती है। 1925 तक तो लेनिन रहे, 1952 तक 1925 से लेकर फिर इसके बाद आए आपके स्टालिन, जिसने हत्याकांड चलाया। अब जब भाई स्टालिन का देहांत हुआ तभी इनका जन्म हुआ था। कोइंसिडेंस? तो हम देखते हैं व्लादिमीर पुतिन का 1952 में जन्म हुआ। अब देखिए दिक्कतें बहुत ज्यादा थी रशिया में उस समय, बहुत प्रॉब्लम्स थी। अमेरिका कैपिटलिस्ट नेशन था और अमेरिका और यूरोप बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे, डेमोक्रेसी थी वहां पे। लेकिन यहां वाले देशों में, कम्युनिज्म में कोई डेमोक्रेसी नहीं, एक रूलर आता तो वही रूल करता, जनता के पास इतनी ताकत थी नहीं। तो अब हम ये देखते हैं कि 1952 में ज्यादातर लोग रशिया में गरीब ही पैदा होते थे और व्लादिमीर पुतिन भी बहुत ही गरीब पैदा हुए थे, बहुत अमीर पैदा नहीं थे। ये आपको बता दूं कि व्लादिमीर पुतिन का जन्म जो है वो रशिया में हुआ और उन्होंने बहुत झेला है भाई, बहुत झेला है। बहुत बुली करते थे बच्चे इनको, बहुत बुली हुए हैं ये, दुबले पतले थे ये, बहुत बुली करते थे। और उसके बाद ये बच्चों को सबक सिखाने के लिए इन्होंने मार्शल आर्ट सीखी, इन्होंने जूडो सीखा और फिर बहुत मारते थे बच्चों को कि आओ बेटा आप बुली कर लो उठा के। इनके पिताजी जो थे, मैं आपको पहले बताता हूं, इनके पिताजी, इनकी फैमिली की अगर बात करें तो शुरुआत तो इनकी पढ़ाई यहीं पे ही हुई। इनका गांव है यहाँ पे छोटा सा, यहीं पे ही लेनिनग्राड में, मतलब जो आज सेंट पीटर्सबर्ग है, वहां पे इनकी पढ़ाई हुई प्राइमरी स्कूल में। 1960 से लेकर 68 तक ये पढ़े। फिर उसके बाद एक टेक्निकल स्कूल गए थे। लेकिन जब ये पैदा हुए थे तो इनके परिवार बहुत ही गमगीन था। 2 बच्चों की ऑलरेडी मौत हो चुकी थी। 3 बच्चे थे ना, यंगेस्ट थे, सबसे छोटे बच्चे थे, लेकिन ऑलरेडी इससे पहले 2 बच्चे खत्म, तो ये इकलौते बचे। इनकी मां इनको बहुत प्यार करती थी। पिताजी की बात करें तो पिताजी रशियन आर्मी में थे और वर्ल्ड वॉर 2 में पिताजी ने काम किया था। लेनिन और स्टालिन के थोड़ा करीबी थे, बहुत करीबी नहीं थे। अब आप बोलेंगे सर करीबी और गरीब, भाई लेनिन के खाना बहुत अच्छा बनाते थे, व्लादिमीर पुतिन भी आपको खाना बनाते हुए दिख जाएंगे, वो टैलेंट इनका आया है अपने पिताजी से। लेकिन इनके जो ग्रैंडफादर थे, इनके जो दादाजी थे, ठीक है, वो जो थे वो बेसिकली काम करते थे लेनिन और स्टालिन के लिए, ठीक है। तो ये हिसाब किताब है। पर्सनल कुक थे ये व्लादिमीर लेनिन और जोसेफ स्टालिन के, और इनके पिताजी जो थे वो आर्मी में थे, ठीक है। तो ये हिसाब किताब होता है। लेकिन इनके पिताजी, आपको बता दूं कि बहुत जल्दी इनके पिताजी की डेथ हो गई। अब जब इनके पिताजी की डेथ हुई तो उसके बाद फिर इन्होंने अपना मतलब पूरा हिसाब किताब संभाला। फिर व्हाट हैपेंड कि इन्होंने, इनकी जो माताजी थी वो भी फैक्ट्री वर्कर थी, भाई घर चलाने के लिए इनकी माताजी को भी काम करना पड़ता था। पिताजी तो थे ही, मैंने बताया ना, याद रखिएगा कि उस समय सोवियत में ज्यादातर गरीब थे, बहुत मुश्किल था, अमीरी दूर दूर तक नहीं। एक कमरे में व्लादिमीर पुतिन रहते थे लेकिन बहुत खुश रहते थे। इनकी माताजी बहुत ही सौम्य स्वभाव की थी। और कहीं ना कहीं अगर आपको बच्चे को जानना है तो उसके माता पिता को देखिए कि वो कैसे हैं, तो वो चीज व्लादिमीर पुतिन में आई है। इमोशनल एंगल थोड़ा सा व्लादिमीर पुतिन में दिखता है। पुतिन खुद कहते हैं कि मेरी माताजी ने मुझे बहुत अच्छी शिक्षा दी, मुझे बहुत सिखाया, और मैंने अपनी मम्मी से, क्योंकि पिताजी तो बाहर ही रहते थे, आर्मी, सो मतलब यहाँ पे नेवी एवी में वही काम करते थे, लेकिन मेरी माताजी ने मुझे बहुत ज्यादा सिखाया, शिक्षा दी, ठीक है। तो आपको बता देता हूं कि एक बार व्लादिमीर पुतिन ने स्टेटमेंट दिया था कि मैं बहुत ही ऑर्डिनरी फैमिली से आता था, है ना, और मैं काफी लंबे समय तक ऐसे ही रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मेरा मतलब कोई सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ। इतना इन्होंने झेला है, इतना इन्होंने स्ट्रगल किया है, वही स्ट्रगल आज सामने आ रहा है। वैसे आज आपको बता दूं, अब वैसे तो बोला जाता है कि $1.5 लाख मिलियन की व्लादिमीर पुतिन की प्रॉपर्टी है। अब आप यहां पे समझिए, ये बोल रहे हैं कि मैं एक ऑर्डिनरी फैमिली से आया हूं, बिल्कुल सही है। इनके पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी इनके फैमिली के पास, ठीक है, घर तक नहीं था, किराए के घर में रहते थे एक रूम में। अब आज इनके पास 43 प्लेन, 20 पैलेसेस, महंगी महंगी कारें, 7 याट, $150 मिलियन की तो ऑफिशियल संपत्ति है ना। असली में इनके बारे में ये बोला जाता है कि व्लादिमीर पुतिन इज द रिचेस्ट मैन अलाइव। वैसे आप जाके तो देख नहीं सकते, लेकिन अगर आप इन्वेस्टिगेट एक ऐसे इंडिपेंडेंस एजेंसी बैठा दे तो व्लादिमीर पुतिन दुनिया के सबसे अमीर इंसान है, इनके पास इतना पैसा है। तो ये सब पैसा आया कहां से, कैसे इतने व्लादिमीर पुतिन ताकतवर बन गए? एक नेक्सस होता है दोस्तों, ये नेक्सस
इसमें रिलीजियस एंगल भी है। ये ट्रायंगल है एक तरीके से, ये ट्रायंगल आप समझिए, ऊपर होता है लीडर, ठीक है, मैं इसको अच्छे से लिखता हूं, ये हर देश में चलता है। ऊपर होता है लीडर, साइड में ये होता है रिलीजन, ये होता है आपका बिजनेसमैन, ओलिगार्क्स जिसको बोलते हैं। ये दोनों लीडर को सपोर्ट करते हैं, हर देश में यही हिसाब किताब है। भारत में भी धार्मिक एंगल बहुत बड़ा है, बिजनेस एंगल बोलते हैं ना, कई बार अडानी अंबानी ये सब आरोप लगते हैं, ये सारी पॉलिटिकल पार्टी के लिए रखते हैं, क्योंकि ये जो है ना ये बहुत पैसा देते हैं और पार्टी को खड़ा रखते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि असली में ताकत इनके पास और इनके पास होती है। तो कोई भी सरकार इन दोनों से बैर नहीं लेना चाहती। ज्यादातर देशों में आपको यही देखने को मिलेगा। फ्रांस एक डेफिनेटली वहां पे पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है, नेगेटिव सेक्युलरिज्म है, वो एक अलग अपवाद है, ठीक है। तो ये वही इनके बारे में बोला जाता है, भाई इतने अमीर कैसे बन गए? पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया, बिजनेस लीडर्स। दूसरी चीज, रोजनेफ्ट के मालिक एकदम फक्कड़ हो गए। व्लादिमीर पुतिन ने वो कंपनी खरीद ली, 91% स्टेक है आज, स्टेट ओन्ड कंपनी। ज्यादातर बड़ी बड़ी कंपनीज में आप देखेंगे कि व्लादिमीर पुतिन का स्टेक है, भर भर के इनको डोनेशन आता है। तो ये बता रहे हैं कि आई कम फ्रॉम ऑर्डिनरी फैमिली एंड दिस इज हाउ आई लिव्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, नियरली माई होल लाइफ। मैं एक एवरेज नॉर्मल पर्सन की तरह रहता था और हमेशा मैंने कनेक्शन मेंटेन किया। बिल्कुल सही बात है। एक चीज व्लादिमीर पुतिन, दो चीज इनफैक्ट जो इनको बहुत ही अलग करती है, एक मेहनत, ये मेहनत करने से कभी नहीं चूके। दूसरा निडर, ये बंदा इतना निडर है, किसी से नहीं डरता है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूं। बर्लिन वॉल खड़ी हो गई थी 1961 से लेकर 1989 तक रही, ठीक है। बर्लिन वॉल खड़ी हो गई, अभी बर्लिन वॉल के बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। तो जब बर्लिन वॉल खड़ी हुई तो एक ईस्ट जर्मनी हो गया, एक वेस्ट जर्मनी हो गया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जर्मनी को बांट दिया गया था। ईस्ट जर्मनी पे सोवियत का कंट्रोल था, वेस्ट जर्मनी अमेरिका कंट्रोल करता था, बीच में एक दीवार खड़ी हो गई थी, ठीक है। तो अब 1989 में जर्मनी की वॉल को ढा दिया गया। अब उस समय केजीबी में काम कर रहे थे आपके व्लादिमीर पुतिन। 8 सालों तक इन्होंने काम किया, केजीबी स्कूल से पढ़ाई की, इन्होंने अपनी लॉ डिग्री ली। फिर केजीबी उस समय नंबर 1 स्कूल था, दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया संस्था कौन सी है? रॉ है, बिल्कुल। इजराइल की मुसाद है सबसे खतरनाक, और केजीबी भी है। केजीबी के जासूस समझिए, जासूस के जासूस होते हैं, जासूस की जासूसी करवाई जाती है। तो केजीबी के जासूस बहुत खतरनाक। व्लादिमीर पुतिन के भी क्या पता, खैर उनकी तो जासूसी, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि उनकी जासूसी करवाई जाती हो। कहां जासूस पहले आपको पता नहीं। तो ये केजीबी में थे, तो ईस्टर्न जर्मनी में, ये ड्रेसडेन में काम कर रहे थे, ठीक है। अब हुआ क्या कि जैसे ये पता चला भाई जर्मनी वॉल को ढा दिया गया, तो ये सोवियत की एम्बेसी को पूरी तरीके से घेर लिया गया। लोगों ने घेर लिया कि आज तो मार ही देंगे, खत्म कर देंगे आज। अकेले थे व्लादिमीर पुतिन, 28 साल के, ठीक है। अकेले थे व्लादिमीर पुतिन, और व्लादिमीर पुतिन ने सबसे पहले सारे डॉक्यूमेंट्स जलाए। बाहर हजारों की भीड़, अंदर सब लोग डरे हुए कि भाई आज तो गए काम से, खत्म हो जाए, क्योंकि उस समय वेव ऑफ रेवोल्यूशन आई थी, ठीक है ना। चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, पोलैंड, हर जगह रेवोल्यूशन आ गया था, सारे देशों ने आजादी ले ली थी। तो अब हम ये देखते हैं कि व्लादिमीर पुतिन ने पहले डॉक्यूमेंट जलाए, बाहर आए, ठीक है, एकदम बढ़िया तरीके से। वॉक तो इनकी फेमस ही है, हजारों लोग आगे खड़े, बोला इधर आओ। लोग सामने आए, बोला कि देखो बेटा अंदर जो है ना, मार लो उनको, मार लो, खत्म कर दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके बाद अंदर इतनी गोलियां बरसाई जाएंगी, इतनी गोलियां बरसाई जाएंगी कि ये पूरा मैदान बना देंगे। आओ मार लो, खत्म कर दो उनको। अंदर कुछ भी नहीं था, आपको पता है, किसी के पास कोई हथियार नहीं थे। लोग डर के पीछे गए, एकदम निडर, कॉन्फिडेंट। यही चीज व्लादिमीर पुतिन, ये जो निडर है ना, आज भी देखिए पूरी दुनिया के खिलाफ अकेले बंदा खड़ा हुआ है। यकीनन व्लादिमीर पुतिन बहुत ही हत्यारे तो है ही, कितने लोगों को इन्होंने मरवाया है, अभी भी वॉर का ठीकरा इन्हीं के सर, लेकिन बहुत ज्यादा हिम्मत है। ये एक्चुअली व्लादिमीर पुतिन का नहीं है। रशिया में अगर आप देखें, रशिया और यूक्रेन दोनों में, यूक्रेन में व्लादिमीर जेलेंस्की को देख लीजिए आप, जहां ये अफगानिस्तान के भाग गए, ठीक है, ये सब भैया कि नहीं हमको, बड़े बड़े देशों के भाग जाते हैं अमेरिका, लेकिन आप जेलेंस्की को देखिए, वो अकेले खड़े हुआ है। बंदा, उसको बोला अमेरिका ने कि भाई आ जाओ, इमरजेंसी रेडी है, प्लेन रेडी है, निकलो यहां से, नहीं लड़ेंगे, यहीं पे ही मरेंगे, लेकिन हम लड़ूंगा मैं आखिरी सांस तक।
यही व्लादिमीर रशिया में है ही है। रशिया में राष्ट्रवाद बहुत चरम पे होता है, वहां पे लोग मर जाएंगे लेकिन देश के ऊपर एक आंच नहीं आने देंगे। रशिया में ऐसा, वहां पे एक एक बंदा ऐसा ही है, ठीक है। तो ये हिसाब किताब, तो यही बताते थे कि हम बहुत ही सिंपल रहते थे। ये बिल्कुल सही बात है, खाने पीने के लिए इतना पैसा था नहीं, तो कैबेज सूप, कटलेट्स, पैनकेक्स बनाती थी। हॉलीडेज को मेरी मम्मी जो है वो बहुत ही अच्छा अच्छा खाना बनाती थी, लेकिन वही चीज है कि पैसे की कमी रहती थी। तो ये अपनी सिंप्लिसिटी बताते हैं, ठीक है। तो ये हिसाब किताब। अब हम आपको बताते हैं कि वॉर के बाद कैसे लाइफ इनकी चेंज हुई, ठीक है। अब देखिए, इन्होंने अपना ग्रेजुएशन जो है वो 1975 में किया, पूरा अपना ग्रेजुएशन किया, और उसके बाद दोस्तों मतलब लॉ इनका बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट था तो लॉ से ही किया। फिर इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन ज्वाइन की और तब तक रहे जब तक ये खत्म नहीं हो गया। अब तो कम्युनिज्म आपको कहीं देखने को मिला नहीं। जब रोजनेफ्ट को इन्होंने एक्वायर किया तो वो स्टेट कैपिटलिज्म का पहला एग्जांपल था। मतलब देश जो है वो साम्यवाद की तरफ से अब कैपिटलिज्म की तरफ, पूंजीवाद की तरफ चला गया है। अब बाद में खैर ये को ऑथर भी बने रशियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। देखिए बहुत सारी चीजें भी हैं। इनकी शादी भी हुई है, लेकिन 2011 में इनका डिवोर्स हो गया था। इनकी शादी भी हुई है, इनकी 2 बेटी भी है। अभी तो व्लादिमीर पुतिन के वैसे रिश्ते तो बहुत ही लड़कियों से माने जाते हैं, भाई ये बड़े बड़े लीडर्स हैं, लेकिन फिलहाल अभी कुछ नहीं है इनका, ठीक है। तो ये है इनकी वाइफ, आप देख सकते हैं ना, ठीक है। ये तो खैर पुराना हिसाब किताब है, रिलेशनशिप है। अब इनका केबीजी नहीं होगा, ये केजीबी होगा, ठीक है, गलती हो गई है। तो केजीबी, ये 1980 में इन्होंने, पहले तो केजीबी में इन्होंने ट्रेनिंग ली, ठीक है। वहां की जो खुफिया एजेंसी है, अपना ग्रेजुएशन करने के बाद एकदम क्लैरिटी थी इनके माइंड में मुझे करना क्या है। तो सबसे पहले इन्होंने केजीबी में ट्रेनिंग ली और उसके बाद 15 साल तक इन्होंने केजीबी ज्वाइन करके रखी। अब ये कोल्ड वॉर एरा था। मैंने आपको बताया ना कि 1945 से लेकर 1991 तक कोल्ड वॉर एरा था। मतलब एक तरफ अमेरिका था, अमेरिका का नेटो, ठीक है ना। मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ वो कौन से 6 देश हैं जो नेटो के मेंबर नहीं है। यूक्रेन तो नहीं है, और भी 5 और देश हैं, वर्सेस सोवियत का वार्सो पैक्ट। तो अभी जो आप देश देख रहे हो ना जो नेटो के मेंबर है, वो एक समय वार्सो पैक्ट का हिस्सा थे। लेकिन हुआ क्या कि ये काफी 1975 से लेकर लगातार 1990 तक इन्होंने काम किया। 15 साल ये केजीबी फॉरेन इंटेलिजेंस ऑफिसर रहे ये, और भाई शानदार काम रहा, शानदार इनका काम रहा, ठीक है। फाइनली 1990 में ये रिटायर हुए। 1975 से लेकर 1990 में लेफ्टिनेंट कॉलोनल की रैंक पे ये रिटायर हुए। और जब ये रशिया आए, he became the protector of the Leningrad State University and had the responsibility of institutions। इसके बाद ये बहुत बड़े बड़े पद पे रहे। He was probably one of the most powerful person in Russia। अब हम ये देखते हैं कि 1991 की बात करें, ये तो ठीक है, 1991 को सोवियत डिसइंटीग्रेट हो गया। भाई मिखाइल गोर्बाचेव प्रेसिडेंट थे उस समय। मिखाइल गोर्बाचेव एक बहुत ही लिबरल इंसान थे। 1985 में उन्होंने 2 पॉलिसी, ग्लासनोस्ट और, अरे यार वो रोजनेफ्ट नाम था ना, मैं वो प्रोनाउंस नहीं कर पाता हूं यार, प्रोनाउंसिएशन मेरा रशिया का बहुत खराब है, ठीक है। मतलब ट्रोइका और ग्लासनोस्ट, नहीं ट्रोइका कह रहा हूं, रोज भूल गया मैं, छोड़ो, ठीक है, देख लेना। वो ओपननेस और ट्रांसपेरेंसी मतलब था कि इकोनॉमी को उन्होंने खोल दिया था। क्योंकि मैं एक बार सर्च ही कर लेता हूं, वेट। पेरिस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट, ये एक पॉलिसी थी, मैं एकदम भूल गया, कोई बात नहीं, ठीक है, इतनी सारी चीजें दिमाग में रहती है। तो 1985 में ये जो पॉलिसीज थी, ठीक है, ये इन्होंने लॉन्च की। अब देखिए सोवियत जो है ना वो बहुत ही क्लोज था, मतलब वो किसी से, भाई कम्युनिस्ट नेशन, लेकिन जब ओपन कर दिया इकोनॉमी को, बिजनेस के इन्वेस्टमेंट हुआ, एफडीआई आया, यहाँ पे ईस्टर्न जर्मनी पे थोड़ा सा इन्होंने रिलैक्सेशन दिया, जो सोवियत पे कंट्रोल था, लोग इधर छुट्टियां मनाने आने लगे। ये पता चल गया था कि अब भाई सब कुछ खत्म होने वाला है। तो 1989 में बर्लिन वॉल को ढा दिया गया, बर्लिन वॉल ढह गई। और 2 साल बाद 1991 में, 1991 में हम ये देखते हैं कि सोवियत पूरा डिसइंटीग्रेट हो गया। अब ये जो 15 सोशलिस्ट बिखरे हैं,
भाई बहुत ज्यादा दुख हुआ यहां पे व्लादिमीर पुतिन को, एकदम बिखर गए। उनको लगा, अब देखिए आज का जो इनका स्टैंड है ना 1991 तक जाता है, इनको लगा यूनाइटेड सोवियत, यूनाइटेड रशिया इज वेरी मच पावरफुल। क्यों टूट गया, क्यों ऐसा किया आपने, दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग। तो यहां पे बहुत ही ज्यादा इनको दुख होता है। कोई बात नहीं, रशिया अकेला खड़ा हुआ था। अब हम ये देखते हैं कि उस समय बोरिस येल्सिन आए, क्योंकि भाई देखो सिंपल सी बात है, यहां पे व्लादिमीर पुतिन तो रहेंगे, मिखाइल गोर्बाचेव तो रहेंगे नहीं। 1991 में जब सोवियत अलग हुआ ना, तो भाई इनके ऊपर बहुत आरोप लगने लगे, अमेरिका भाग गई है। बाद में इनको फिर सब नोबेल प्राइज वाइज दिया गया, वो खैर निपटाया गया। तो आप ये समझिए कि अमेरिका ही भागते हैं लोग जब भी इस तरीके का, क्योंकि अमेरिका के फेवर में डिसीजन था ना। 1991 में डाइपोलर वर्ड सब एक यूनिपोलर वर्ड बन गया, सिर्फ अमेरिका ही पापा है पूरी दुनिया का, और रशिया एकदम साइड में हो गया। तो ये बड़ा झटका था। अब उस समय रशिया एकदम अनस्टेबिलिटी, टूटने के कगार पे, गली गली में हिंसा आपको देखने को मिलेगी। बोरिस येल्सिन जैसा एकदम पागल नेता, आप इसके बाद इसका वीडियो देखिएगा, बोरिस येल्सिन हाईली करप्ट, बिल क्लिंटन से मिलने गया था पैक लगा के, ठीक है, दारू पी के मिलने गया था, नाच रहा है बिल क्लिंटन के सामने, ये पूरा पब्लिक है, यूट्यूब पे देखिएगा, नाच रहा है, बिल क्लिंटन हंस रहे हैं, पूरे एक जोकर, पूरी रशिया पूरी दुनिया के सामने एक जोकर बन के रह गया था। और अमेरिका अपनी ताकत में घमंड किया, अरे ऐसी की तैसी। अमेरिका ने भाई 1991 में इधर कुवैत वॉर भी तो चल रहा है, गल्फ वॉर भी तो चल रहा है, वो भी अमेरिका, तो अमेरिका को बहुत ज्यादा घमंड किया, अरे भाई हम ही हैं जो हैं, और रशिया को उठने का कोई भी मौका नहीं। कहीं ना कहीं अमेरिका को लग रहा था कि नहीं, रशिया को हम जीतेंगे, इन द सेंस कि इनडायरेक्टली, लेकिन भैया इस इंसान ने सब कुछ बदल दिया। बोरिस येल्सिन हाईली करप्ट, धीमे धीमे ये इंसान ऊपर आता गया, सबका चीफ बनता गया, कैबिनेट के अंदर आ गया ये, ठीक है, चीफ ऑफिशियल बनाइए, सेक्रेटरी बना, मेयर बनाइए 1994 का, डेप्यूटी मेयर, फर्स्ट डेप्यूटी मेयर। उसके बाद 1996 में जब मॉस्को गया, तब इसने प्रेसिडेंशियल स्टाफ को ज्वाइन किया, वहां पे ये डेप्यूटी बना। फिर उसके बाद जो लेनिन ग्रेडर एनाटोली चोबेस थे, वहां पे इसके क्रोज आए, जो कि बहुत ही पावरफुल पर्सन थे, और फिर जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन जो है हम ये देखते हैं कि इनको मिली। तो प्रेसिडेंट बोरिस येल्सिन यहां पे पुतिन को फाइनली डायरेक्टर ऑफ द फेडरल सिक्योरिटी सर्विस कर दिया। इसमें एक और एंगल है, देखिए व्लादिमीर पुतिन ने 15 साल तक काम किया था केजीबी में, तो केजीबी एक बहुत ही पावरफुल देश को, जो अथॉरिटेरियन रिजीम है ना, उनको सेना और ये खुफिया एजेंसी चलाती है। केजीबी और आर्मी का बहुत ही तगड़ा सपोर्ट था व्लादिमीर पुतिन को। बोरिस येल्सिन को यह पता था, बोरिस येल्सिन कभी भी निपटाए जा सकते थे, तो उनको यह पता था, और प्रेशर आ रहा था अंदर से कि भाई वो वाला प्रेशर नहीं, व्लादिमीर पुतिन का प्रेशर कि स्टेप डाउन करो, तुमसे ना हो पाएगा, तुम नहीं यहां पे टिक पाओगे। तो फाइनली बोरिस येल्सिन को पता था कि मैं बहुत ही करप्ट नेता हूं, मुझसे नहीं हो पाएगा। और अल्टीमेटली हम ये देखते हैं कि प्रेसिडेंट बोरिस येल्सिन ने इस्तीफा दिया। 1998 में इनको डायरेक्टर ऑफ फेडरल सिक्योरिटी सर्विस बनाया, उसके बाद फिर ये सेक्रेटरी बने, और 1999 में येल्सिन ने इनको प्रधानमंत्री चुन लिया। अब देखिए उस समय ही वॉज नॉट वेरी वेल नोन, लेकिन जब इनकी अप्रूवल रेटिंग्स थी वो, क्योंकि देखिए व्लादिमीर पुतिन कोई ऐसा थोड़ी ना, घर घर का नाम थे उस समय ना, प्राइम मिनिस्टर जब बनाया तब भी ये घर घर का नाम, केजीबी एजेंट थे। आप पता नहीं एजेंट्स कैसे काम करते हैं, आपके घर के बगल में एजेंट होगा या आपके घर में कोई एजेंट होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा जिंदगी भर, वो अपनी आइडेंटिटी नहीं बताते, तो ये एकदम अंडरग्राउंड रहते हैं, तो लोगों को पता ही नहीं कौन है भाई ये व्लादिमीर पुतिन। जब ये प्राइम मिनिस्टर बनाए गए तो अप्रूवल रेटिंग, हर की अप्रूवल की भाई लोग अप्रूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लोगों के खिलाफ थोड़ी ना जाएंगे, इनकी लगातार गिरती गई, लेकिन अंदर तो कुछ और चल रहा है ना, अंदर बोरिस येल्सिन की बैंड बजा दी इन्होंने। फिर एक समझौता होता है, बोरिस येल्सिन को पता था सरकार मिली हुई थी बहुत करप्ट, मतलब रशिया अनस्टेबल पूरी तरीके से, तो यहां पे ये सबको पता था कि अगर हम बोरिस येल्सिन को सजा दे दे तो ये राज खोल देगा, और इसमें सारे के सारे लोग नपेंगे, क्योंकि पूरी सरकार इन्वॉल्व है। तो बेस्ट यही है, एक समझौता करते हैं, चुपचाप तुम सत्ता का हस्तांतरण कर दो, चुपचाप तुम स्टेप डाउन कर दो, और हम तुमको छुएंगे भी नहीं, तुमको गिरफ्तार नहीं करेंगे। बोरिस येल्सिन ने यही किया। 2000 में फाइनली हम देखते हैं 20 साल पहले व्लादिमीर पुतिन को एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया, और उसके बाद व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो प्रेसिडेंट बनते हैं 2000 में, ठीक है। अनएक्सपेक्टेडली, जैसा कि मैंने बताया, एक समझौता हुआ था, इन्होंने, अब देखिए कितनी ताकत है व्लादिमीर पुतिन के पास, इन्होंने रिजाइन किया,
और पुतिन को एक्टिंग प्रेसिडेंट, और फिर मार्च 2000 के इलेक्शन में आसानी से 53% वोट मिले थे व्लादिमीर पुतिन को। ये जेन्युइन इलेक्शन था। और उसके बाद पुतिन जो है वो राष्ट्रपति बन गए 2000 से लेकर 2004 तक। बोरिस यल्सिन, वो फेमस वॉक है ना ऐसे जो व्लादिमीर पुतिन चलते हैं, बहुत फेमस वॉक है उनकी। तो जब वो आए राष्ट्रपति बनने, व्लादिमीर पुतिन तो बहुत खुश, लेकिन वो बगल में यल्सिन का मुंह देखिएगा, वो बस ऐसा लग रहा है रोने ही लगेंगे। ठीक है, जरूरी भी था दोस्तों, बहुत ही वीक लीडर थे बोरिस यल्सिन। उसके बाद भाई हम ये देखते हैं कि तुरंत इन्होंने रशिया के 89 रीजन्स पे अपनी अथॉरिटी जो है वो काबिज की, 7 फेडरल रिपब्लिक में तुरंत इन्होंने डिवाइड किया। अब 2000 के बाद से रशिया ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, डेवलपमेंट तगड़ा किया है। कुछ भी कहे व्लादिमीर पुतिन ने, चाहे रेल रोड्स हो, चाहे इंडस्ट्रीज हो, 2014 के बाद मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहां ऐसा नहीं है कि रशिया में कुछ, तभी तो लोग उनको हटा नहीं रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन को सबसे ज्यादा डर यही है कि एक ना एक दिन मुझे लोग उखाड़ के फेंक देंगे सत्ता से, लेकिन ऐसा होगा नहीं। व्लादिमीर पुतिन को पता कि काम करते रहना जरूरी है लोगों के लिए। हालांकि गरीबी अभी भी बहुत ज्यादा है रशिया में, एक एवरेज रशियन जो है वो भारतीयों से कम कमा रहा है। ठीक है, तो ये चीज है। अब यहां पे ईच वॉज हेडेड बाई अ रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंटेड बाई दी प्रेसिडेंट। तो अब देखिए डिस्ट्रिक्ट में भी इन्होंने अपना कंट्रोल जो है वो करना शुरू कर दिया है। फिर उसके बाद सारे के सारे रीजनल गवर्नर्स को इन्होंने हटा दिया, हटो यहां से, अपर हाउस ऑफ द रशियन पार्लियामेंट जो कि ज्यादा ताकतवर है, यहां पे तुमको नहीं बैठना है। अब अथॉरिटी है, काबिज करने वाले हैं। अब उसके बाद इन्होंने जो रशियन के अनपॉपुलर फाइनेंशियल थे, मीडिया टाइकून्स जिनको ओलिगार्क्स बोला जाता था, ये मीडिया बहुत ताकतवर थी। मीडिया बहुत ताकतवर होता ही है। ओलिगार्क्स मतलब रूल्ड बाय फ्यू, जो कुछ लोग रूल करते हैं, अमीर लोग। जैसे रशिया को आज भी बोला जाता है ओलिगार्क्स रूल करते हैं जो कि बाहर हैं। इसीलिए तो सैंक्शंस का फर्क पड़ेगा रशिया को, क्योंकि लेन देन बंद हो जाएगा ना। तो जब लेन देन बंद हो जाएगा तो गए व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा अभी मैं आगे बताऊंगा। तो अब मीडिया टाइकून्स और ये जो फाइनेंशियल, ये जो ताकतवर लोग हैं ना, इनकी पावर को कट करना इन्होंने शुरू किया। इन पे इन्होंने नकेल कसनी शुरू की। कभी कंपनी खरीद रहे हैं, कभी कंपनी बंद कर रहे हैं। स्टेट कैपिटलिज्म का जो राष्ट्र का पूंजीवाद है उसका अब हमको एग्जाम्पल देखने को मिलता है। बहुत लोगों को गिरफ्तार कर दिया, बहुत लोगों के ऊपर कार्रवाई की, बहुत लोगों को जेल में डाल दिया। ये चीज है उस समय। अच्छा, एक और चीज है, इसी दौरान एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई थी। ये आप देख सकते हैं, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी को इन्होंने अपोज किया, फिर जर्मन चांसलर को इन्होंने ज्वाइन किया। ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि वी मस्ट नॉट यूज फोर्स। सद्दाम, देखिए जहां अमेरिका रहा है उसके खिलाफ हमेशा पुतिन खड़े रहेंगे। खैर ये तो इतिहास रहा है, इधर अमेरिका, इधर खिलाफ रशिया। ठीक है, यहां पे भी सेम चीज रही। सद्दाम हुसैन की ढूंढैया चालू कर दिया अमेरिका ने। इराक पे अमेरिका ने अपनी फौजें भेज दी 2003 में, और उसके बाद 5 साल बाद ही यहां पे फांसी पे लटका दिया, 4 साल बाद ये सद्दाम हुसैन को। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि जब सद्दाम हुसैन को, नहीं यार, हाँ ठीक है, तो सद्दाम हुसैन को जब ये ढूंढना इन्होंने शुरू किया तो व्लादिमीर पुतिन ने इसका विरोध किया कि आपको इराक में नहीं जाना चाहिए। शायद आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि सद्दाम हुसैन की डेट जो थी, वो डेथ की, वो डेट थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहां पे इसके अगेंस्ट थे। लेकिन इसी दौरान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना होती है, चेचन्या इन्वेजन। देखिए चेचन्या 1958 में रशिया ने इसको थोड़ी ऑटोनॉमी दे दी थी, चेचन्या को, रशिया का ही छोटा सा पार्ट है। इसके बाद व्लादिमीर पुतिन, ये सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट था जिसके बाद व्लादिमीर पुतिन की पॉपुलैरिटी बहुत ऊपर गई। हुआ क्या, 2 चेचन्य वॉर हुए थे। एक तो 1991 में शुरू हुआ, 1996 तक चला। ठीक है, अब उसमें रशिया ने बहुत ब्रूटैलिटी की, बहुत लोगों को मारा। छोटा सा देश है, मतलब छोटा सा यहां पे पार्ट है रशिया का। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि रशिया को ऐसा लगता था कि चेचन्य हमारा पार्ट होना चाहिए। वॉर खत्म हो, सीज फायर जो है वो शांति स्थापित हो। कुछ ही महीने बाद 1996 में ही रशिया पे बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, काफी बॉम्ब ब्लास्ट हुए। रशिया ने फिर से चेचन्या को इन्वेड कर दिया कि ये देखिए हमने चेचन्या पे सीज फायर किया और उसके बाद अब ये हम पे हमला कर रहा है। व्लादिमीर पुतिन उस समय राष्ट्रपति थे, और व्लादिमीर पुतिन ने दोस्तों, मतलब इनके ऊपर यह आरोप लगता है इन्होंने जबरदस्ती चेचन्या का इन्वेजन किया है। क्यों? जब चेचन्या, रशिया पे बॉम्ब ब्लास्ट हुए, आरोप लगा चेचन्या ने किए, लेकिन जब वाकई में पता लगाया गया तो बोला कि भाई ये तो रशियन जासूस ने बॉम्ब रखे थे। आपको रीजन चाहिए ना इन्वेड करने के लिए। कल को भारत पीओके पे मान लीजिए इन्वेड जाता है, लेता है पीओके वापस, तो ऐसे ही नहीं चला जाएगा वो, उसको एक रीजन चाहिए। ठीक है, तो रीजन क्या देंगे ये? व्लादिमीर पुतिन ने बोला वो आतंकी देखो हमला कर रहे हैं। फिर इनकी फेमस स्पीच कि हम उनको टॉयलेट में ढूंढ के मारेंगे, वो जहां पे भी जाएंगे हम उनको मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे, लेकिन आतंकियों को मारेंगे जरूर। लेकिन एक्चुअली में
ये अब व्लादिमीर पुतिन तो बोलते हैं भाई सच था, लेकिन ये सब एक नाटक था। और फाइनली चेचन्या जो है वो रशिया ऑटोनॉमी घोषित कर दी। रशिया यही करता है, रशिया अगर किसी एरिया को जीतेगा ना तो दुनिया को दिखाने के लिए उसको ऑटोनॉमस घोषित कर देगा, जैसे पाकिस्तान पीओके के लिए करता है कि ऑटोनॉमस है, लेकिन एक्चुअली में रशिया पूरा कंट्रोल करता है उसे। ठीक है, रशिया के ही रूलर्स, यूक्रेन के साथ भी वो यही करेगा, समझ रहे हो। तो ये सब हिसाब किताब हुआ। अब 2007 में फिर से पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होते हैं और पुतिन पार्टी यूनाइटेड रशिया फिर से इनको मेजॉरिटी मिली। अब प्रॉब्लम ये है कि भाई 2008 में दिक्कतें हुई, भाई 2 बार ये राष्ट्रपति जो है वो बन चुके थे। अब रशिया का संविधान ये कहता है कि 2 बार से ज्यादा आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते। तो ये कैसे बने? ये प्राइम मिनिस्टर बन गए। इन्होंने अपने ही दोस्त दिमित्री मेदवेदेव को प्रेसिडेंट बनाया और इनको रशियन प्राइम मिनिस्टर बना दिया। 2012 में फेल इलेक्शन हुए। अब देखिए 2011 में जब ये इलेक्शन हुए ना तो व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अब अपोज होना शुरू हो गया, ठीक है, ऑपोजिशन होना शुरू हो गया। 2011 में फिर से दिमित्री मेदवेदेव ने यह बोला कि हम चाहते हैं कि व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति बने, फिर से वो इलेक्शन के लिए खड़े हो गए। तो 2012 में फिर से हम ये देखते हैं कि व्लादिमीर पुतिन ने इलेक्शन लड़ा और वो जीत गए। फिर अभी दोस्तों कुछ साल पहले व्लादिमीर पुतिन ने ये एक क्लॉज डलवा दिया, संविधान को बदल दिया कि अब क्योंकि रशिया के संविधान में आप 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकते, लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने बोला ना, हम तो अनंत काल तक राष्ट्रपति रहेंगे। तो अभी व्लादिमीर पुतिन 2036 तक 2036 तक राष्ट्रपति बने रहेंगे। एक ना एक दिन तो व्लादिमीर पुतिन की सत्ता का खत्म होगा ही ना, बोलते हैं कि एक ना एक दिन तो व्लादिमीर पुतिन का अंत होगा ही। इसी दौरान जर्नलिस्ट पोस्काया और बहुत सारे ऐसे लोग जो व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ खड़े हो गए, व्लादिमीर पुतिन ने सबको लाइन से मरवा दिया, सबको लाइन से मरवा दिया। जर्नलिस्ट को तो दोस्तों गर्लफ्रेंड के साथ टहल रहा था, मारा, उसने सर पे गोली मारी। एक अपार्टमेंट में चाय पी रहा था, वहां पे स्नाइपर्स ने गोली मारी, किसी को जहर दे दिया गया। ऐसे अलेक्सी नावाल्नी कब से अपोज 5 बार उनको मारने की कोशिश की, नोवाचोक से मारने की कोशिश की। ठीक है, यह हिसाब किताब रहा। व्लादिमीर पुतिन अपने खिलाफ किसी को खड़ा नहीं देख सकते, क्यों? क्योंकि वो डरते हैं जिस दिन लोग खड़े हो गए ना उस दिन मेरी सत्ता गई। बहुत डर है उनको व्लादिमीर पुतिन का, और अभी वॉर में यही हो रहा है। तो अब व्लादिमीर पुतिन का नरम थोड़ा सा मतलब जो रुख है वो थोड़ा नरम पड़ रहा है। आप देख रहे हो कि व्लादिमीर पुतिन बोल रहे हैं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति से आके हमसे बात कर लो, ये चीज है। उसके बाद फिर इन्होंने वही यूनाइटेड पार्टी के चेयरमैन से इन्होंने इस्तीफा दिया, क्योंकि 2 बार तक 2008 में इनका प्रेसिडेंशियल 2 बार तक इन्होंने इलेक्शन लड़ लिए, इस्तीफा इन्होंने दे दिया। फिर प्राइम मिनिस्टर इनके दोस्त बने, इनके प्रधानमंत्री जब 2012 में फिर ये दिमित्री मेदवेदेव ने बोल दिया कि हम चाहते हैं कि व्लादिमीर पुतिन जो है वो प्रेसिडेंट बने, तो 3rd प्रेसिडेंट बने भाई, तीसरी बार ये प्रेसिडेंट बने। अब जो इनका पहला ईयर ऑफिस था बहुत मतलब आप समझिए कि काफी सक्सेसफुल रहा था। काफी लोगों को जेल भी किया इन्होंने, एनजीओ को जेल में डाला। यहां पे 2013 में केमिकल वेपन्स से अटैक हुए। 2011 में अरब स्प्रिंग आया। अब सीरिया ठीक है, एक तरफ सीरिया के बशर अल असद थे और एक तरफ थी आइसिस। तो ऐसा बोला जाता है कि इधर अब देखिए बशर ये असद सरकार, कहीं ना कहीं ये बोला जाता है कि असद सरकार को भाई अमेरिका सपोर्ट, बाकी सब सपोर्ट कर रहे हैं, और आइसिस को कहीं ना कहीं बोला जाता है पीछे से रशिया का सपोर्ट था। बट कोई बात नहीं, जो रिबेल्स है मतलब उनको, क्योंकि अमेरिका के खिलाफ खड़ा है, बस आप इतना समझिए, जहां अमेरिका जाएगा उसके खिलाफ होगा रशिया। ठीक है, तो जो अमेरिका करेगा उसको रशिया अपोज करने वाला है। तो अब 2011 में अरब स्प्रिंग, और यहां पे व्लादिमीर पुतिन को भी डर लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी भी सत्ता निपट जाए। फिर उसके बाद 2013 में भी भाई जो केमिकल अटैक हुआ था ना, ठीक है, दमास्कस, जहां पे अमेरिका ने मिलिट्री इन्वेंशन किया था, तो बहुत इस पे ज्यादा इसकी आलोचना हुई थी। पुतिन ने फिर 20th एनिवर्सरी भी ये जो पोस्ट सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके बाद बोला कि 25,000 इंडिविजुअल्स यहाँ पे जो प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज कर देंगे। तो ये सब हुआ। फिर उसके बाद चौथी बार, इस दौरान जब ये प्रेसिडेंट बने थे ना, तो इनको 71% वोट मिले थे। हालांकि जब भी इनको वोट मिलते हैं, नहीं 64% मिले थे, काफी फपक के रोए थे ये। जब भी इनको वोट मिलते हैं इनके ऊपर आरोप लगता है कि इन्होंने इलेक्शन में धांधली करवाई है। इलेक्शन के बाद तुरंत आप देखेंगे रशिया में प्रोटेस्ट होने शुरू हो जाते हैं, और जैसे ही प्रोटेस्ट होते हैं ब्रूटल क्रैकडाउन करते हैं व्लादिमीर पुतिन। 2018 में इन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 76% वोट्स के साथ जीता। अगेन इसमें भी धांधली का आरोप लगा, और उसी दौरान इनका चौथा टर्म आ गया 2024 तक, लेकिन इसी दौरान इन्होंने संविधान में ही फेरबदल कर दिया कि अब भाई अनिश्चित काल तक रहेंगे, यानी कि 2 और टर्म तक एक्सटेंड कर दिया, यानी कि अब 2036 तक ये राष्ट्रपति रहेंगे। ठीक है ना। अब इसी दौरान दोस्तों 2014 में क्रीमिया का एनेक्सेशन होता है।
क्रीमिया का एनेक्सेशन भाई बहुत इंपॉर्टेंट रहा उस समय। क्रीमिया, ये यूक्रेन जो है वो अगेन वेस्ट, आज जो इशू है ना वो बहुत वेस्ट के पास आता हुआ दिखा। रशिया का मूड खराब हुआ, रशिया ने पूरे के पूरे क्रीमिया को ले लिया, बहुत सारे सैंक्शंस लगाए गए। अब देखिए आप 2014 में, अगर 2014 के बाद आप पुतिन की बात करें तो इसको दो में आप डिवाइड करिए। एक तो भयंकर क्रैकडाउन एंड प्रोटेस्ट, काफी प्रोटेस्ट हुए और व्लादिमीर पुतिन का एटीट्यूड काफी एग्रेसिव हो गया कि हम ये सब नहीं सहेंगे। दूसरा आप समझिए डेवलपमेंट और इंडिपेंडेंस। 2014 में जब बहुत ज्यादा सैंक्शंस लगाए तब व्लादिमीर पुतिन को यह एहसास हुआ अब हमको वेस्ट से थोड़ी दूरी बनानी पड़ेगी, हमको डिपेंडेंस अपना कम करना पड़ेगा। डॉलर पे डिपेंडेंस 83% था, 83%, वो 52% लेके आए, 52% तक लेके आए। जो भी वेस्ट हमको देता है हमको उसको खत्म करना पड़ेगा। चाइना की तरफ गई है, इन्होंने खुद घर में बिजनेस बनाई है, ठीक है। वहां पे जो अमेरिकन प्रोडक्ट्स थे भाई, इधर तुमने सैंक्शंस लगाए, इधर हम सैंक्शंस लगा रहे हैं। इसके बावजूद यूरोप से इनके जो रिश्ते थे वो बढ़िया रहे, क्योंकि यूरोप में बहुत ठंडी पड़ती है और रशिया में पेट्रोल गैस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो रशिया के जो गैस ये प्रोड्यूस करता है वो यूरोप को भेजता है ताकि गर्म रह सके यूरोप के देशों में गर्मी आ सके, पाइप के थ्रू भेजा जाता है। तो भाई ये जो नॉर्ड 2 पाइपलाइन है रशिया को बहुत पैसा कमा के दिया है। तो एक तरीके से आप ये समझिए कि अमेरिका से वेस्ट पे इन्होंने डिपेंडेंस बहुत कम कर ली। ये रहा हिसाब किताब, ओके। तो ये चीज है। उसके बाद फिर दोस्तों रशिया में काफी चीजें होती रही, रशिया में काफी खेल भी हुए। यहां पे 21st फीफा वर्ल्ड कप 14 जून 2018 को इन्होंने, जो कि रशिया में पहली बार हुए थे। तो ऐसा नहीं है कि सैंक्शंस लगाए। अब देखिए वही चीज है, 2014 में क्रीमिया को इन्होंने एनेक्स कर लिया, तब भी इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ा। फिर उसके बाद 2016 के अमेरिकन इलेक्शंस आते हैं और अमेरिकन इलेक्शन पे यह आरोप लगता है भाई व्लादिमीर पुतिन और हिलेरी क्लिंटन की लड़ाई तो आपको पता ही है। हिलेरी क्लिंटन ने जम के गरियाया था व्लादिमीर पुतिन को कि ये है ना पागल इंसान है ना ये, और इधर व्लादिमीर पुतिन ने भी जम के यहाँ पे एकदम मतलब हमला बोला था। और डोनाल्ड ट्रंप को जिताने में व्लादिमीर पुतिन का बहुत बड़ा हाथ माना जाता है। आपको पता है हिलेरी क्लिंटन की मेल्स लीक करवाई थी, बहुत सारी मेल्स लीक करवाई थी, इंटरनल डेटा लीक हो गए थे, उसमें व्लादिमीर पुतिन का हाथ माना जाता है, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को बहुत मदद मिली और डोनाल्ड ट्रंप जीते। तो एक तरीके से व्लादिमीर पुतिन चाहते थे कि डोनाल्ड ट्रंप आए, और यकीन मानिए दोस्तों इन 4 साल में ऐसा कुछ खास हुआ भी नहीं। जब तक डोनाल्ड ट्रंप रहे तब तक रशिया और अमेरिका के रिश्ते मस्त रहे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे ही जो बाइडेन आए, नेटो का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ता गया। ईस्ट वर्ड एक्सपेंशन, यहां पे बोला ना व्लादिमीर पुतिन की एक्सपैंड मत करना, कुछ भी करके एक्सपैंड मत करना, लेकिन वो अमेरिका माना नहीं और यूक्रेन भी नहीं माना। और अब देखिए यूक्रेन अभी 4 दिन पहले यहां पे युद्ध छेड़ दिया। कोविड-19 पैंडेमिक में इन्होंने वर्किंग ग्रुप बनाया स्टेट काउंसिल का, ठीक है, जो कि लगातार इस पे काम कर रहा था। फिर हॉस्पिटल्स भी गए ये, और उसके बाद इन्होंने अपनी वैक्सीन भी बनाई स्पुतनिक, तो बहुत कुछ हुआ। और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी इन्होंने किया, हालांकि बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है। जीडीपी इनकी बहुत, ऐसा नहीं कि बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, जैसे भारत की जीडीपी तो जब तक कांग्रेस की सरकार थी तो बहुत तेजी से ग्रो की, फिर बीजेपी की सरकार आई 2016 तक अगेन बहुत तेजी से ग्रो की, फिर डिमोनेटाइजेशन हुआ, जीडीपी नीचे आई, अब फिर ऊपर जा रही है। लेकिन रशिया में प्रोग्रेस बहुत स्लो है क्योंकि सैंक्शंस बहुत ज्यादा लगाए हुए हैं। हालांकि वही मैंने बताया ना कि रशिया को इतना ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि यूरोप कहीं ना कहीं साथ है और रशिया ने चाइना से थोड़ी करीबी बना ली है, अमेरिका पे डिपेंडेंस घटा दी है। अभी अगर बात करें तो व्लादिमीर पुतिन जो है, ही इज वेरी वेरी हाईली पावरफुल, ही इज वेरी वेरी पावरफुल पर्सन, बहुत ज्यादा पावरफुल है। इनके पास बहुत संपत्ति है, करोड़ों अरबों खरबों की इनके पास संपत्ति है, हेलीकॉप्टर्स, प्लेन्स, पैलेसेस। अब ये सब आई कहां से? एक ये भी बोला जा रहा है कि अब रशिया में ना अब लोग त्रस्त हो रहे हैं इनके रूल से और परेशान हो रहे हैं। तभी देखिए इधर यूक्रेन में वॉर चल रहा है, इधर रशिया में इनके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो अब यहां पे इनके ऊपर प्रेशर आ रहा है कि तुम स्टेप डाउन करो। एक और चीज, यूक्रेन युद्ध के बारे में यह भी बोला जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन ने डाइवर्ट करने के लिए कि मेरे ऊपर कोई उंगली ना उठाए और जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनको शांत करने के लिए हम राष्ट्रवाद फैलाएंगे और हम यूक्रेन पे हमला करेंगे। लेकिन दोस्तों ये उल्टा होता हुआ दिखाई दे रहा है। रशिया के अंदर अब प्रोटेस्ट और ज्यादा तेज हो गए हैं व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ। फिलहाल अब ये अवार्ड्स एंड ऑनर्स आप देख सकते हैं, ये सब ज्यादातर आपको बाहर के देशों ने दिए हैं, वेनेजुएला, मोनाको, क्यूबा। घर में तो इनको ढेर सारे अवार्ड्स जो है वो
मिलते ही रहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। यहां पे इनको टाइम पर्सन ऑफ द ईयर भी बताया गया था। मैं बता रहा हूं ना कि ऐसा नहीं है कि डिक्टेटर इनको मतलब जैसे किम जोंग उन की तरह इनको अलग थलग कर दिया गया, ना ना, क्योंकि पूरी दुनिया से ये रिश्ते बना के रखते हैं और पूरी दुनिया को ये मतलब कहते हैं कि हाँ भाई तुमको क्या चाहिए। जैसे भारत के साथ देखिए आप, भारत को डिफेंस इक्विपमेंट देते हैं, भारत और रशिया के बहुत अच्छे रिश्ते, और रशिया भी आप जाएंगे, रशिया भी जाना बहुत अच्छा आसान है। रशिया जाए, कितने लोग घूमते हैं, बढ़िया मस्त है, वो ब्लॉग सॉग्स देखिए, ट्रैवल करके आते हैं, सब बढ़िया है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। फिलहाल आपको एक और चीज बता दूं कि रशिया यहां पे जो व्लादिमीर पुतिन है, व्लादिमीर पुतिन जो है वो जानवरों से बड़ा प्रेम करते हैं। आप इनको देख लेंगे कभी जानवरों से खेल रहे हैं, बाइक रैली दिखा रही तो बाइक चलाते हुए दिख रहे हैं। कोई भी इनके पास आता है तो ये डोनाल्ड ट्रंप और बाकी भी नेताओं का ये कहना है कि भाई ये मोह लेते हैं। मतलब ये इतने अच्छे से बात करते हैं, इतने प्यार से बात करते हैं कि मतलब ये जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने भी बोला था, अमेरिकन प्रेसिडेंट, कि भाई ये बंदा इतने प्यार से बात करता है कि इसमें तुम गलती ही नहीं निकाल सकते। लेकिन दोस्तों बहुत चालाक है। हिलेरी क्लिंटन ने बोला था इनकी आंखें बहुत खतरनाक हैं, आंखों से पता लग जाता है। भाई जासूस रहे हैं यार, अंदर का सब कुछ छुपाना ये जानते हैं, इतने जल्दी अपने पत्ते नहीं खोलते, ठीक है। और अगर इनके बारे में बताओ तो जूडो में ब्लैक बेल्ट है, मार्शल आर्ट्स इनको बहुत अच्छे से आता है, तो आप रेसलिंग करते हुए भी इनको देखेंगे। एक तरफ से पब्लिक परसेप्शन ये ऐसा बनाना चाहता है कि भाई मुझसे अच्छा कोई नहीं, और ये सच भी है दोस्तों, क्योंकि गांव गांव में, शहर में इनकी पॉपुलैरिटी अभी भी बहुत ज्यादा है। ओके, ये लेक्चर था दोस्तों, आई होप आपको पसंद आया होगा। अब जाते जाते बस एक चीज बोलना चाहूंगा, हमारे यूपीएससी के कोर्स आप जरूर अवेल करें। शिव25 ये कूपन कोड है, आपको यूज करना है, आपको एक्स्ट्रा 25% ऑफ मिलेगा। एनसीईआरटी बैंकिंग के कोर्सेज बहुत ही बेहतरीन, अब सब लाइव क्लासेस शुरू हो रही हैं तो रेट थोड़े बढ़ जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं रेट्स, इन्हीं रेट्स पे आप ले लें, क्योंकि अभी यूपीएससी का एग्जाम आ रहा है, तो सवालों को कैसे हैंडल करना है, मेंस के सवाल, प्री के सवाल, वो सब हम आपको बताएंगे। एनसीईआरटी, बैंकिंग, एसएससी सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, जरूर अवेल करिए। तेज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। एक चीज और, लाइक सब्सक्राइब करो। तुम लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब करो यार, लाइक करो, जितना लाइक करोगे ना यूट्यूब उतना ज्यादा रिकमेंड करेगा। ओके, अब फाइनली साइनिंग ऑफ।